कल साहब जहमत मत कीजिएगा, मैं खाना मस्जिद में भिजवा दूंगी। मैंने भी तुम्हारी तरह शायद मुझे सही कहा मुझे कोई मैं जरा देर के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूं। अभी 15 मिनट पहले डॉक्टर किरमानी का टेलीफोन आया है, अली लाहौर पहुंच चुके। ऐसा मामू, अगर ऐसा है तो वो क्रैश की मनहूस खबर कहां से आ गई थी? आगा जी को हमसे जुदा करने के लिए। एक बात समझ में नहीं आती है सर, ये एयर कंपनीज पैसेंजर्स की गलत फहरिस्त कैसे दे देती है? ये सब कुछ कैसे हुआ ये तो अली की ज़बानी यकीन आ सकेगा। डॉक्टर किरमानी ने मुझे टेलीफोन पर बताया था कि अली की पहली बीवी के बाप की अचानक मौत की वजह से अली उस प्लेन में सवार नहीं हुए जो नैरोबी पहुंचने से पहले क्रैश हो गया था। अब ये ना कह देना कि मोहसिन की पहली बीवी भी जिंदा है। ये तुम हंस नहीं रहे हो बल्कि तुम परेशान हो। हसन मियां, हमारे यहाँ परेशानी की भी हद होती है। आदाब आदाब भाई, हम तो समझे थे कि मोहसिन को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन ये बुढ़े काजी इमादुद्दीन की वहशत ने तो हमें रोग लगा दिया है यार। ये काजी इमादुद्दीन, हमें यकीन था किसी न किसी दिन जरूर कोई गुल खिलाएंगे। अमा मर रहे हैं, 104 टेम्परेचर चढ़ा लिया है। अमा हम तो डर रहे हैं ये बुढ़ा हमारा दोस्त अगर कहीं खिसक गया ना तो हम अपने दोस्त आगा मुगल की अमानत का बोझ उठाए कहां कहां फिरेंगे। मोहसिन पहुंचे थे वहां? हाँ, खूब पहुंचे थे भाई। अगर हम 15 मिनट पहले ना पहुंच गए होते ना तो वो बुढ़ा घूसट मोहसिन के आगे सब कुछ उगल देता। मिर्जा चचा बैठ तो जाइए, मुझे तो फिक्र है कि कहीं वहशत का शिकार आप ही ना हो जाएं। अमा लानत है ऐसी जिंदगी पर। हाय हाय, गया हमारी बादशाहत का जमाना, वरना तलवार की धार पर मोहसिन से मनवा लेते थे कि अब यहाँ अगर ब्याही जाएगी तो सिर्फ फर्रुख के साथ। अमा मोहसिन न हुए, इब्राहिम लोदी की तोप हो गए कि हर शख्स बोलाया बोलाया फिर रहा है। ला हौल वला कुव्वत। अमा शायद जाओ जल्दी से एक गिलास पानी तो लेकर आओ। अरे पानी का मतलब है शरबत। हाँ हाँ, बच्चा समझदार है। अमा ऐसा मियां चिल्ला चिल्ला के यकीन करो गला सूख गया है, लेकिन उस बुढ़े की समझ में बात नहीं आती। एक ही रट लगी हुई है कि निकाह नामा मोहसिन के हवाले कर दूंगा, गाँव दी गोदन कहीं का। हाँ तो फिर आप एक ताजा तरीन खबर सुनिए। मोहसिन यहाँ तो नहीं है कहीं? अली रजा खैर खैरियत से। क्या कह रहे हो? सही सलामत जिंदा वापस लौट आए। लाहौर मत डराओ मत यार, ऐसी बातें मत क्या करो मैं समझ। और सुनिए, हाँ। अब फर्रुख और अफशान के निकाह के मामले में मेरी पोजीशन आपसे ज्यादा ऑकवर्ड हो गई है, और अगर अली रजा ने भी इस निकाह पर एतराज कर दिया तो फिर सोचिए कि हम दोनों का हश्र क्या होगा। तुम्हारा हश्र तो भाई हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा हश्र काजी साहब से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अभी अभी खबर मिली, इससे पहले कि अली रजा मुस्लिम टाउन पहुंच जाएं, खैरियत इसी में है कि मैं अपने घर फौरन रवाना हो जाऊं। खुदा हाफिज। हमें अकेला कहां छोड़े जा रहे हो भाई आबिद मियां?
علی آ گئے؟ کب آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ؟ مجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے روشن کہ علی ابھی تک یہاں پہنچے کیوں نہیں؟ امی مغرب کی نماز کے وقت گھنٹی تو بجی تھی. بیوی وہ تو مسجد کے پیش امام صاحب تھے, کھانا لینے آئے تھے. اور وہ سینی میں رکھا ہوا تھا کھانا؟ ہاں تو وہ تو دروازے پر سے میں خود اٹھا کر لایا ہوں. کھانا تو جیسا کا ویسا رکھا ہوا تھا. ارے ہاں, بکا بتا رہا تھا آج پیش امام صاحب کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے. حسنہ بھی پھر کھانا کیسے دینے گئی تھی؟ سن رہا ہے بات؟ ارے نہ جانے تمہارا ذہن کس طرف چل رہا ہے. مجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ 10 بجے والی فلائٹ سے لاہور پہنچے کہ نہیں علی ابھی ارے تک. زندہ ہے, آ گئے. ہاں مگر اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیجیے گا. دیکھیں پہلے میری ایک بات سن لیں آپ لوگ. اب میں زیادہ دن چھپا نہیں سکوں گی. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, حسنہ بی بی کے پاس کرمانی صاحب آئے تھے. کرمانی؟ کرمانی لاہور آئے تھے؟ ہاں, وہ یہی بتانے آئے تھے کہ علی میاں زندہ ہے. عابد میاں سچی بتائیں, علی میاں زندہ ہے, آ گئے ہیں. لیکن حسنہ نے تو ہم سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا. ارے روشن بی بی, حسنہ بی بی کو تو کرمانی صاحب کی کسی بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تو حسنہ جسے کھانا دینے گئی تھی وہ کون تھا؟ تم مجھے زندہ درگور نہیں کر سکو گے علی, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. میرے سامنے میرا بیٹا فاروق ہے. تمہیں تمہارے بیٹے کی نظروں میں میں نے اس لیے نہیں مرنے دیا علی کہ تم اس کا باپ اس کے لیے صرف ایک تصور تھا. تم نے مجھے کچھ نہیں دیا, کچھ بھی تو نہیں. نکل جاؤ میرا آواز سے. حسنہ, حسنہ, نہیں نہیں پاگل کر دیا ہے اس آدمی نے مجھے. کچھ بھی نہیں ہے یہ, صرف میرا وہم ہے. مگر میں نے تو ساری زندگی علی تمہارا نام لے کر اس طرح گزارتی کہ فرشتے میرے آنچل پر نماز پڑھ سکتے ہیں, اور تم زندگی کے اس دور میں جب زندگی کی دھوپ سارے بال سفید کر چکی ہے, تم غیر انسانوں کے قالب میں ڈھل کر میرے حواس میں سے چھینے آئے ہو. علی, تم مجھے میرے لوگوں کے سامنے اور میرے جوان بیٹے کے سامنے رسوا نہیں کر سکو گے, نہیں کر سکو. یہ چاہتے ہیں کہ میں اندھی ہو جاؤں, مجھے ان جیسا کوئی نظر بھی نہ آئے. ایسا ہی صحیح, مجھے اپنی ممتا کی قسم میں اپنی آنکھیں خود پھوڑ لوں. علی, اتنا دشمن تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ میں نے تو تم سے محبت کی ہے, تمہاری پرستش کی علی, اور تم چلے جاؤ, چلے جاؤ. دروازہ تو بند ہے, یہ نہیں کھلے گا. چلے جاؤ, چلے جاؤ. حسنہ خالہ, یہ رو رہی ہے. مت حسنہ خالہ, پلیز مت روئے. کیا ہو گیا حسنہ خالہ؟ اب تو اتنی ہمت والی ہے. نہیں بیٹے, آج میں ہار گئی ہوں. حسنہ خالہ چلیں, بس آنسو پہنچے اور چلیں. امی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں, تو فاروق بھائی بھی پہنچ گئے ہوں گے. چلے آتے ہیں.
مجھے آپ کے گھر آنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ نانا جان کے انتقال کے بعد کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے کہ میں امی کو نانی جان سے دور نہیں کر سکتا، ورنہ سیدھے امی کا ہاتھ پکڑتا اور آپ کے گھر لے آتا۔ ویسے اور کیا فرما رہے تھے یہ بیرسٹر صاحب؟ بڑے فن خواہ بنے پھرتے ہیں، آئے تھے فرما رہے تھے کہ میری بیٹی اور فرخ کا کیا جو، میرے باپ نے 22 برس حسنہ اور اس کے بیٹے کی پرورش کی۔ سمجھا کیا انہوں نے مجھے؟ پھینک دوں گا نکاح کے کاغذات اٹھا کے ان کے منہ پر۔ بابا، جتنی ممتاز احمد مرحوم کا آبائی قبرستان یہی ہے کیا؟ ہاں صاحب، پشتوں سے یہی ٹھکانہ ہے، فاتحہ پڑھنے آئے ہیں۔ جی ہاں، اپنے خطاؤں کی معافی مانگنے آئے ہوں۔ کون ہیں آپ؟ ہمارے ڈپٹی صاحب تھے؟ بھتیجا ہوں۔ آپ نہیں پرانے بابا؟ بابا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب بہت چھوٹا سا تھا تو طائب ابا کی انگلی پکڑ کر اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ طائب ابا کی انگلی پکڑ کر؟ جی ہاں، مگر میں ابھی تک زندہ ہوں بابا۔ کدھر طائب ابا کی قبر؟ شکریہ بابا۔ احسن بھائی، تمہارے وہاں پہنچنے کی طرح مجھے ڈاکٹر کی مانند دے دی تھی۔ علی، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب تم آ گئے ہو، تمہاری بیوی ہے، بیٹا ہے، اب تم ایک نئی زندگی کا آغاز کرو گے۔ مسلم ٹاؤن سے ہو کر آ رہے ہو نا؟ میں تمہاری خبر ملتے ہی پہنچنے والا تھا۔ کیا بات ہے علی، تم بولتے کیوں نہیں؟ جاؤ دو میری بات کا۔ کچھ نہیں حسن بھائی، کچھ نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ عابد سے ہوئی تمہاری ملاقات؟ نہیں، وہ تو تمہاری خبر ملتے ہی مسلم ٹاؤن پہنچے۔ میں مسلم ٹاؤن گیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں گئے تم وہاں جہاں کی در و دیوار تک 22 برس سے تمہارے منتظر ہیں؟ کیوں نہیں گئے تم وہاں؟ بات اصل یہ ہے کہ اب خود میری نظروں میں میرا عدم، میرا وجود
दोनों मसावी हो गए। तो फिर क्यों लौट कर आए हो तुम पाकिस्तान? किसी ने कहा था कि अपने लोगों में मेरी पहचान जरूरी है, अपनी तलाश में आया हूं। तुम्हें अगर अपनी तलाश होती तो जिन रास्तों से तुम गुजर कर गए थे उनके संगी मिल देखते हुए बरसों पहले लौट आते हैं। अली, जिंदगी रिश्ते और नातों की कहानी है, किसी फलसफे या आइडियोलॉजी का नाम नहीं है। जो इसे भूल जाता है उसका पता किताबों तक में नहीं मिलता। बताओ तुम मुझे, क्यों नहीं गए तुम वहां? वहां सिर्फ अम्मा और हुस्ना नहीं है, तुम्हारा एक बेटा भी है जो 22 बरस से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जवाब दो मुझे, बोलते क्यों नहीं? मैं बड़ा हूं तुमसे। मानना चाहते हैं, मान लीजिए सब भाई, मुझे खुशी होगी। हसन भाई, मेरी आपसे एक दरखास्त है, एक इल्तिजा है, खुदा के वास्ते जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, हुस्ना को ये यकीन मत दिलाइएगा कि मैं जिंदा हूं। ऐसा ना हो कि जिसके वास्ते मैं इतनी दूर से आया हूं कोई मेरा साथ छोड़ जाए। यकीनन हसन भाई, आप नहीं चाहेंगे कि दादा अब्बा की मौत जैसा हादसा फिर इस घर में हो। खुद ही पढ़ लीजिए। क्या मामा है, क्या हुआ इन दोनों के साथ अफ्रीका में? अली, अली, मत झांको, क्यों तंग कर रही हो अपनी माँ को? अब्बा, अम्मा जो 3 दिन से दाल का पानी पीती थी ना, आज वो भी नहीं पिया। अरे खस कब जहां पाक, मरती है तो मरने दो। मैं जरा आमिर साहब के घर जा रहा हूँ। आमिर साहब का चचा जान के साथ मुल्तान गए हुए हैं अब्बा। मैं कह रहा हूँ मेरे मामले में ना बोला कर, किसी दिन खाल छोड़ दूंगा। अम्मा माने या ना माने, अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। किसी दिन तुम्हारी सचमुच खाल उधर गई ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। मैंने तो अपने कानों से बातें करते हुए सुना है। अब वो ये चाह रहे हैं कि अम्मा तो किसी सूरत से मर जाए, इस घर पर कब्जा करके अपनी दूसरी बीवी को भी यहाँ ले आए। नहीं नहीं, आपकी समझ में तो कोई बात ही नहीं आती। मैं तो सोच रही थी फरूक भाई से कहूंगी कि अब्बा का पता चलाएं। अल्लाह रशीदा, खुदा के वास्ते फरूक भाई से कुछ मत कहना। अब तो जाके बरसों बाद इस घर का हाल ठीक हुआ है, फिर पता नहीं क्या हो जाए। हाल वाल कोई ठीक नहीं हुआ है, ये अब्बा चल रहे हैं चाल। अली मेरा भाई, मेरे भाई, मुझे अपनी एक झलक तो दिखा दे मेरे भाई, मेरे अली। हाजिर, ये आमिर साहब की आवाज है। ये कब आ गए मुल्तान से? चची जान कहाँ है? खुशबू आई नसीरा। मेरा भाई, मेरा भाई। हाँ, पूछ, पहले उसकी खैरियत पूछ। अली, इस घर में इस वक्त उसकी रूह मौजूद है। अली, अली, अली मुझे अपनी सूरत दिखा दे। अली, अली मुझे और ना तरसा मेरे भाई। मेरा तो डर के मेरे दम निकला जा रहा है। रशीदा, आओ चलो पड़ोस वाली खाला के घर जाके बैठे। अम्मा अकेली रह जाएंगी ना घर में। ये मुश्ताक पता नहीं कहाँ जाके मर जाता है, वो भी आ जाएगा।
तुम तो चलो। दिखाएगा, जब हम हुक्म देंगे तो दिखाएगा। बोल बोल। मुझे अली की सूरत नजर आ रही है। अरे भाई घर पे कोई है? आपा, मैं इस घर में अभी जिंदा हूं। अली मेरा भाई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था, मगर अपने बहन और भाई की ज़ईफ़ एतक़ादी को समझता हूं मैं, इसलिए मुझे तुम्हें पहचानने में कोई देर नहीं लगेगी। तुम यकीनन कोई पीर, कोई आमिल टाइप की चीज हो। अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम जा चुके हो। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ है कि मैं अली रजा हूं, नसीर आपा का भाई, जिंदा हूं और लौट आया हूं। चलो। अली, 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 मेरा भाई, मेरा अली, मेरा भाई, मेरा अली, मेरा भाई। आपा मैं लौट आया हूं। के वास्ते मरना मत इसलिए कि अब जिंदगी तुम्हारी सारी गुजरी। मुझे और मेरी बेटी को बर्बाद करने की हर जिम्मेदारी रोशन आपा आपके और आबिद हसन साहब के सर है। मोहसिन, वो वक्त गुजर चुका है जब मैं अपने हवासों में नहीं थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी हिमाकतों की सजा भुगतते भुगतते खानदान पहले ही अधूरा हो चुका है। अब मैं इसे और ज्यादा बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसा आप शाम को लेकर गए उसी तरह मेरी बच्ची को वापस लौटा। मैं अपनी बेटी की तकदीर दुश्मनों के हाथों में नहीं दूंगा। खुद गरज बेईमान। और भी कुछ कहना चाहते हो मोहसिन तो कह लो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे नजदीक तुम्हारी हर बात दीवानी के पड़ से ज्यादा नहीं। मैं अफशां को आपकी लालच और खुदगर्जी के हवाले नहीं करूंगा। क्या इंटरेस्ट था आपका अफशां में कि आपने उसका रिश्ता मेरी मर्जी की वजह से पकड़ा? साफ साफ बात करो, इतने लिहाज की क्या जरूरत है? ठीक है, हमें मालूम था कि अफशां बहुत दौलतमंद है। तुम्हारे जी में जो आए वो कर लो। जी हाँ, यही बात है। एनेक्स के लिए 50,000 रुपए का चेक क्या कह रहे हो? किसे कह रहे हो? वो दिन भूल गए, यही कमरा था, यही लोग थे और शायद यही वक्त था जब तुम उस डरनी सी मासूम जान को लावारिस की तरह यहां फेंक गए। याद रहो, आबाद रहो। पता नहीं मुझ में आज इतनी हिम्मत कैसे आ गई। कितने ना आज से घर में एक नए सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। और वो दिन भी दूर नहीं जो तुम रोशन और आबिद के पांव पकड़ के माफिया मांग रहे होगे। मैं कुछ नहीं जानता अम्मा। मत कहो अम्मा, मुझे मर गई माँ तुम्हारी। आपके होते हुए रोशन आपा और आबिद हसन की जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता अली के बेटे के साथ कर दें? ये जुर्रत तुम्हारे बाप ने की थी, और अगर इस वक्त डिप्टी साहब यहाँ होते तो मैं फिर देखती कि तुम क्या करते। मैंने आपके सामने उनको रोका था, जिस पर उन्होंने अफशा को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दी थी। अगर निकाह हो गया होता तो क्या अफशा को मेरे साथ जाने की इजाजत देते? ये जो कुछ हुआ है आगा जी के बाद हुआ है, और यकीनन आबिद हसन साहब अपनी मनमानी करते रहे होंगे। आबिद, सुन रहे हैं इनकी बातें? मुझसे बात करो मोहसिन। उमानी अम्मा को क्या कह रहे हो? मैं अफशा की तलाक के कागजात लेकर जाऊंगा यहां से। बड़े शर्म की बात है मोहसिन, बाप तो बेटियों का घर बसाने की फिक्र करते हैं। यह मनहूस लफ्ज तुमने अपनी जबान से कैसे निकाला? जुर्म आपका है, शर्म आपको आनी चाहिए। मैं अफशा के बाप होने का हक मांग रहा हूं। किसने बताया था निकाह कहां है कागजात? अगर 15 मिनट में कागजात मुझे नहीं मिले तो याद रखिएगा आबिद हसन साहब, इस खानदान के साहिब इज्जत या बेइज्जत होने का फैसला कोर्ट में होगा। फर्रुख अगर तलाक देना चाहेगा तो तलाक होगी। फर्रुख,
یہ رک جاؤ بیٹے، یہ رک جاؤ. چھوڑ دے روشن خالہ، آج یہ فساد زندگی ختم ہو جائے تو اچھا ہے. فرمائیے بیرسٹر صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تمہارے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی ہے مجھے اس کا افسوس ہے. اگر اس انگوٹھی کا نام نکاح ہے تو یہ انگوٹھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حامد حسن صاحب، اگر مجھے مزید بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کی جائے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. اس لڑکے سے کہیے کہ سب کچھ کاغذ پر لکھ کر دے مجھے. محسن نکل جاؤ یہاں سے. انہیں میرا جواب تو سننے دیں روشن خالہ. بیرسٹر صاحب، میرا نکاح قاضی عماد الدین نے پڑھایا تھا، ان سے کاغذات حاصل کر لیجئے تو حسب منشا طلاق نامہ پہ دستخط کر دوں گا. اچھا، تو بہت منظم کھیل کھیلا جا رہا ہے. مرزا صاحب بھی اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. گھر ہی پر رہنا، میں کاغذات لے کر آ رہا ہوں. ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے فاروق. یقین جانو تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو یہی کچھ کرتا. عابد خالو، میری ایک آخری درخواست ہے آپ سے. ہم شرمندہ ہیں فاروق کہ کوشش کے باوجود بھی ہم تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے. بس نانی جان سے اتنی اجازت دلوا دیجیے کہ میں اپنی امی کو لے کر پھوپھی جان کے گھر چلے جاؤں. میں یہاں سے چلا گیا نا تو اس گھر کے سارے عذاب ختم ہو جائیں گے. کیا کہہ رہا کیا کہہ رہا میرے لال؟ اللہ کی قسم ہے میں صحیح بول رہی ہوں. آپ اور رفیق بھائی ہیں بول کے مجھے محسن کے واسطے اتنی پریشانی نہیں ہے. ہاں ذرا محسن کے کھانے کا خیال کر لو بھابھی. کیا بتائیں گا وہ بڈھا قاضی بھی محسن کو ٹرخا دیا، نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے نا بھابھی. اور آپ دیکھو کون بھائی کون ماں بہن یہ لوگ سب افشان کی دولت کے پیچھے دیوانے ہو کے بھاگ رہے ہیں. ہاں اچھا بھابھی، محسن آئے تو ذرا بولو ان کو کہ مجھے خود فون کر لو بولو کراچی. خدا حافظ. کیا ہو گیا ماما؟ محسن کو تو سارا خاندان پکنک کا ناچنا جا رہا ہے. نہ وہ بڈھا قاضی کچھ بول کے دے رہا ہے، ٹرخا دیا نا تمہارے بابا کو. نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بات تو عدالت سے معلوم کی جا سکتی. کون بتائیں گا، کدھر بتائیں گا؟ ایک طرف تمہارے دادا جان بلوا کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ لوگ. دادا جان تو خیر راضی ہو جائیں گے ماما. مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ پپا کے لیے کون سا مشکل کام ہے اس بات کو معلوم کرنا کہ نکاح ہوا یا نہیں. صاحب بیوی جاگ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شہریار بابا میں بول دے رہی ہوں تم افشان سے کچھ بھی نہیں پوچھنا. ماما ساری بدتمیزی گوہر نے کی، اب گوہر کو تو کچھ بھی نہیں سمجھاتی. آئی ابھی شادی نہیں ہوئی تو اتنی سائڈ لے رہا ہے. افشان کی شادی ہوئی تو اماں کو تو گھوڑے پہ بٹھا دے گا. افشان باپ جی، آپ مما کی باتوں کی تو پرواہ ہی نہ کریں. انہیں تو مجید ماموں اور ننا سکھاتے رہتے ہیں اور وہ بے وقوف بنی چلی جاتی ہیں. میرے اور فروخ کے معاملے میں کسی کو کچھ سمجھانے یا سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جواہر، ہم دونوں قسمت ہی ایسی لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ اچھی بات بھی ہمارے حق میں بری ہو جاتی ہے. اب دیکھو نا، اچھے لوگ جنہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں، آپ ہی آپ دور ہو کے دشمن بن جاتے ہیں. محسن باپ ہو کے یہ نہیں کر سکتے کہ اگر نکاح ہو بھی چکا ہے تو بیٹی کی طرف سے خلا کی درخواست دے کے اپنی جان چھڑانے خاندان والوں سے. نکاح کی انکوائری کرنے لاہور گئے، پاؤں پڑی ہے مرد کی عقل کے. میں تو عاجز آ گئی. مما صحیح بولتے، مردوں میں عقل ہوتی کدھر. بہرحال آپ اونڈی سیدھی باتیں کر کے معاملات کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے تو صرف افشا کے جہیز کے چیک کا انتظار ہے اور بس. چیک کیسا ملے گا آپ کو؟ کیوں نہیں ملے گا، برابر ملے گا. محسن مجھ سے خود بول کر گئے تھے کہ لاہور سے آتے کے ساتھ ہی افشا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. فرخ سے شادی ہوئی تو مہنگا جہیز ملیں گا افشا کو. بابا آپ کو تو میں چیک دیتی ہوں، آپ جاؤ لندن واپس. میں 2 دن دے رہی ہوں محسن صاحب کو. اگر کامیابی ہوئی تو 15 دن کے اندر یا اسی ہفتے شہریار اور افشاں کا نکاح کر دوں گی، شادی ہو جائیں گے. اور اگر کامیابی نہیں ہوئی
तो ये पट्टी का बोर या बिस्तर बांध के लाहौर रवाना कर देती हूँ। मैं चुप का मुसीबत पाल लेके बैठू। मेरी गौहर इतनी अपसेट हो गई, कुछ पूछो न को। आपकी बड़ी इनायत कि आपने मुझे याद किया। शरीर भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। पता नहीं यूं एक दो बार मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कुछ कह डाला। मुझे तो याद तक नहीं। आप बैठी ना। थैंक यू। वैसे अफशान, दोनों बाजू का बड़ी खूबसूरत बात कर जाती है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आप में और मुझ में एक आइडेंटिटी है, एक मुमासलत है, और वो ये कि आप भी माँ की शफकत से महरूम हैं और मैं भी। आप कुछ बोल नहीं रही। आपको लाहौर नहीं याद आता? यहाँ पर भी तो खुश हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप ना खुश हैं, लेकिन जाहिर है कि इंसान जिस घर में पलता है, बढ़ता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। अब मुझे देख लीजिए, पूरे 18 साल के बाद मैं मां से मिला हूं, लेकिन अगर एक दिन भी दादाजान को ना देख लूं तो अजीब सी घबराहट सी महसूस होती है। आपको लाहौर नहीं याद आता? पप्पू बहुत याद आती है। और फर्रू? मैंने सुना है कि बहुत तंग करते हैं वो साहब आपको। अजलों का अजीब मिजाज होता है, खुद तो खुश रहते हैं लेकिन दूसरों को खुश नहीं रहने देते। आप गौर से कह दें कि मुझे कोई गुस्सा नहीं है। वैसे बाय द वे, ये आप गौहर कब से कहने लगे? मुझे पता नहीं था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। मैं उन्हें गौर आपा कहती थी तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अरे छोड़िए, ऐसे लोगों की बातों की परवाह भी क्या करना। कदो कामत में देखा जाए तो वो आपकी आपा की भी बड़ी आपा लगती है। वैसे आपने फर्रुख के बारे में अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। मेरे ख्याल से बड़े रूड आदमी है ना? पता नहीं। पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आपके दादा ने बड़ा गलत रिश्ता तय किया है फर्रुख के साथ। अब देखिए ना, पापा और फर्रुख के डैडी की सारी उम्र की दुश्मनी है। अब उनके बच्चों का रिश्ता तय करना कितनी हिमाकत की बात है। मुझे यकीन है कि आपको भी रिश्ता पसंद नहीं होगा। वैसे भी आप जैसे शहरियार भाई, आपको मैंने यहाँ पर दास्ताने गम सुनाने के लिए नहीं बुलाया था, सिर्फ उस रोज की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मेरे ख्याल से आप बुरा मान गए। बुरा मानने का मुझे कोई अख्तियार नहीं दिया गया। मोहब्बत कभी नहीं की, ये सच्चाई मैंने अब कबूल की है शाहिद भाई। हाँ, जब वो छोटी सी बेजान सी चीज बनकर मेरी अम्मी की गोद में आई थी और मुझसे मेरी ममता का हक छीना था, तो मैं उसे अपनी मिल्कियत समझने लगा था। बकवास मत करो फर्रुख, कजन्स की मोहब्बत कभी अफसान भी नहीं होती। इतना बता दूं कि तुम अब भी अफशां से दीवानावार मोहब्बत करते हो। अरे हमारी तो सारी खुशियों का सत्यानाश होकर रह गया। सोचा था कि नानी जान के घर में सब मिलकर रहेंगे तो कितना मजा आएगा। हम आए और अफशा बेगम चल दी कराची। तुमने ये हिम्मत कैसे की तुम अफशा को छोड़ सकते हो? अरे ये अच्छी जबरदस्ती आप लोगों की। अरे भाई, वो खुद कराची जाने को तड़प रही थी और उनके बाद ये नहीं चाहते कि मेरा साया भी उनके सर पे पड़े। हाँ, इसके बावजूद आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उनके वालिद साहब के दर दौलत का कुत्ता बना रहूं। मैं फैसला कर चुका हूं कि मुझे क्या करना है। तुम्हारे फैसलों की हमें अच्छी तरह खबर है। सर पर हाथ रखकर रोगे। ये आपको इल्म गैब कब से होने लगा? हुस्ना खाला की नसीरा पुप्पो से लड़ाई, तुमसे नसीरा पुप्पो की दोस्ती। अरे इसका रिजल्ट देखने के लिए इल्म गैब की क्या जरूरत है यार? तो आखिर हमीदा में बुराई क्या है? जबान मत खुलवाओ फारूक, तुम पर तो शक्कर पानी का जादू चल गया, बस और कुछ नहीं। आज तुम हाजिरी लगाने नहीं गए? नसीरा फुप्पू अपने भाई से मुलाकात का चिल्ला काट रही है और फुप्पा जान 3 दिन के लिए मुल्तान गए हैं अपने पीर मुर्शिद के कहने पर। अच्छा, तो इसलिए लाड साहब आज यहाँ बैठे हमारे दरमियान दिखाई दे रहे हैं। ठीक अरे नसीरा, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे वो कम वक्त वाला खुदा गालत करे उन तुम्हारे पीर को। अरे वो मुल्तान आने से पहले ही मेरा से हमारे कपड़े सब
चोरी करके रुपया सब ले गया। मेरी झुलनिया, मेरी चंपाकली, मेरे कंगन, हाय अल्लाह मुझे लूट लिया कम बखत ने। अरे मैं बर्बाद हो गया हमारा का घर छोड़ के। न जाने कौन कम बखत मनहूस गली थी जब मैं इस कम बखत मारे तुम्हारे घर में आई थी। मैं कहता हूँ आप रोना धोना बंद करें और जाए हमारा ये घर। यहाँ अपनी परेशानियां कम है जो आपकी नहुसत संभालते फिरे। अमिता के अब्बा क्यों ऐसी जोर से बात कर रहे हो बेचारी चाची जान के साथ? देखते नहीं हो किस लुटेरे ने कम बखत ने उन्हें लूट लिया। चाची जान मेरी बात सुनिए। चाची जान आप यकीन कीजिए जिस वक्त अली यहाँ आए हैं तो आमिर साहब तो मेरे कमरे में मौजूद थे। लो उस बदमाश का नाम मेरे सामने। अरे हाय, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? अरे तौबा करो, खुदा से डरो तुम। अल्लाह के नेक बंदों के लिए कैसी बुरी बातें मुझसे निकाल कर। मेरा तो रोंगटा आमिर साहब के लिए दुआ कर रहा है। मैं सच कहती हूँ चाची जान, अगर मेरे अली को पीरी फकीरी पे एतकाद होता तो मैंने तो आमिर साहब की करामत का ढंढोरा पूरे शहर में पीट दिया होता अब तक। हमीदा के अब्बा, नेक लोगों के 1000 रूप होते, बड़े मौकिल होते हैं उनके कब्जे में, तो पता नहीं किस वक्त किस रूप में कहाँ पर वो होते। और सच्ची बात तो ये है कि उनके किए पर अच्छों पर अच्छा असर होता है और बुरे पर बुरा असर होता है। बकवास बंद करती है नहीं? 40 बरस से वो बदमाश मुझे लूट रहा है। 40 बरस से। मुमताज अहमद और उसके खानदान वाले तो मर मर के जी उठते हैं और मैं मरता चला जा रहा हूं। मैं कहता हूं मकान के कागजात मेरे हवाले कर दो, मकान मेरे नाम होगा। क्यों होगा मकान तुम्हारे नाम? खामखा के लिए मकान मेरे नाम होगा? हद कर दी। 22 बरस के बाद मेरा भाई आया तो तुम जल रहे हो खामखा के लिए। हाँ तो बिगाड़ लो। क्या बिगाड़ लोगी मेरा? अली अगर जिंदा वापस आ गए हैं तो दिखा दूंगा कि वो अब मेरे कब्जे में हो गए। मुझे अपनी बेटी ब्यानी है अली के बेटे से। बाजी तो अब भी मैं ही जीतूंगा। और चची जान आप जानती हैं कि मैं कैसा तोता चश्म और काइया आदमी। अगर आप ये घर छोड़कर जा रही हैं मुस्लिम टाउन तो जबान आप अपनी बंद रखेंगी। मैं किसी चची भतीजे के रिश्ते को नहीं जानता हूँ। मैं भी किसी भतीजे भतीजे के रिश्ते को नहीं जानती हूँ। मेरा सेवर दिलवा दो तो ये जबान बंद जाएगी, नहीं तो अब तो ये जबान खुली है। देखता हूँ कैसे आबाद होगा हुस्ना बेगम का नया घर। मेरा दिल अली की सूरत देखने के लिए तब हुआ। खुदा के लिए जरा सी देर के लिए तो मुझे नसीरा क्या जाने दो। क्या करेगी? 2-4 बातें सुना लेगी। लेकिन जानो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, खामोश रहूंगी। अम्मा आपको हुस्ना की ज़हनी हालत का अंदाजा नहीं है। हमारी जबान से भी उसने अगर अली का नाम सुन लिया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अम्मा थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, दिन बदल जाएंगे। आप अब क्यों घबरा रही हैं? रोशन में आराम करने जा रहा हूं। बैरिस्टर रफीक आए तो मुझे जगा लेना। ऐसा तुम फिक्र मत करो, मैं भी हिम्मत नहीं हारा। कल तुम कराची जरूर जाओगे। राइट। कहाँ जा रहे हो तुम? रोशन खाला बस यूं ही एयरपोर्ट तक जाके आ रहे हैं। अच्छा लेकिन जल्दी आना है। जी अच्छा, आइए शायद भाई। चलो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर कैसे? क्या पूछते हैं साहबजादे? एयरपोर्ट से, आपकी एयरलाइन से, पता नहीं कहाँ का आपका पता तलाश किया और ढूंढते ढूंढते आ गए आपके दर दौलत पर। फर्रुख, आपकी तारीफ बड़ी इंटरेस्टिंग शे है। प्लेन में मुलाकात हुई थी इनसे। वैसे किबला आप आए हैं बिल्कुल गलत वक्त। इस वक्त तो मैं अपने भाई के साथ एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे वक्त आया। वैसे भी मैं कौन हूँ कि आपको रोकूं? कोई बात नहीं। वरना आप चाहते कि मैं आपकी तवाज़ु करता और आपकी शफ़क़त आमेज़ गुफ्तगू से दोबारा शर्मिंदा होता। आप अपने बुजुर्गों से क्या सुनना चाहते? तौबा कीजिए किबला, तौबा। मैं तो अपने बुजुर्गों से हमेशा मार ही सहता हुआ आया हूं। छोड़िए, कोई और बात कीजिए।
साहबजादे, इतनी दूर से तो मैं आपका पता तलाश करके आया, अब आप चाहते हैं कि सारी बातचीत नहीं सड़क पर खड़े खड़े हो जाए, अंदर नहीं बुलाओगे? चलिए साहब, आपकी खातिर हम अपना प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और आपकी तवाज़ो करते हैं। आप भी क्या याद रखेंगे किस रईस से पाला पड़ा। आइए तशरीफ लाइए। जनाब तकल्लुफ बरतरफ, खाने का वक्त हुआ है। खाने का वक्त हो गया? अगला साहबजादे, खाने का वक्त हो गया है और आपने हमें अंदर बुला ही लिया है तो इनकार नहीं करूंगा मैं। गलती हो गई यार, आप तो बड़े बेतकल्लुफ निकले। शाहिद भाई, हमें पता क्या है? मेरा ख्याल है निहारी, भेजा, साग गोश्त सभी कुछ है यार। वेरी गुड वेरी गुड, ये सब की सब चीजें मुझे बहुत पसंद है। ये जो कुछ खाने का नाम आप सुन रहे हैं ना, ये जिंदों की खुशी के लिए नहीं पकाए गए हैं, अरे ये तो मुर्दों के फायदे के लिए बने। हमारी भी एक वालिद साहब थे, सुना है कि वालिदा के हाथ का पका हुआ साग गोश्त और निहारी बड़े शौक से खाते थे। अच्छा, तो क्या ख्याल है आपका मुर्दों के जन्म में शरीक होने का? साहबजादे, आपने हमें अपने घर बुला लिया है, हम आपके मेहमान हैं। अभी आपकी मर्जी है कि चाहे तो जिंदों के डिनर में हमें शरीक करें, चाहे मुर्दों के डिनर में शरीक करें। अंदर आपकी आमद की खबर कर। फारूक, तुम ठहरो, मैं कहकर आता हूं अंदर। ठीक। साहबजादे, आपके वालिद के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये बताइए कि ये जो आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने इंतकाल का फरमाया? इंतकाल फरमाया? जी जनाब, कुछ फरमाए बगैर ही इंतकाल फरमा गए। तो आपको बहुत सदमा हुआ होगा। कमाल करते हैं आप, उनकी शक्ल से तो हमेशा महरूम रहा, तो फिर सदमा कैसा? बक्का जी जी बीबी। देखो बावर्ची खाने में खाना रखा होगा। हाँ। तुम गर्म करो, हम अभी आते हैं। खाना तो मैं देख लूंगा, पता नहीं वो अब्दुल्ला साहब पोटली बांध के न ले गए, मैं देख लेता हूँ। चलो तुम काम करो, बातें बनाने लगे। हाँ, आपने अपने वालिद साहब का नाम तो बताया ही नहीं। आपने मेरी बातों से अंदाजा नहीं लगाया क्या कि मुझे अपने वालिद साहब में कोई खास दिलचस्पी है नहीं? मियां, हो सकता है कि आपके वालिद साहब को आप में दिलचस्पी हो। छोड़िए साहब, बच्चे हुए ना आपके, इसीलिए बाप की वकालत करने के लिए बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।